2024 की जंग की बात की जा रही है और जिस दिन 2022 का परिणाम आया विधानसभा का, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया था कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है। अगर हम बात करें बदायूं की, तो किस तरीके से बदायूं के सांसद की उपलब्धियां 2024 में मदद करेंगी? देखिए, बदायूं, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जिस तरह से हमारे इस कार्यकाल में, तो 19 में मैं सांसद बनी और ये हमारे लिए शायद दुर्भाग्य होगा और जनता के लिए, मैं सबके लिए समझती हूँ सौभाग्य भी है जी, कि जहां पर कोरोना जैसी महामारी आई और हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त किया। उसी में से बदायूं भी एक है और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि जहां कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में हावी थी, एक सांसद होने के नाते मैंने बदायूं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा था और उस महामारी के दौर में जहां उन्होंने बदायूं, पूरे देश के साथ साथ बदायूं के लोगों की भी रक्षा की, वहीं पर उन्होंने लगभग 80 करोड़ की सड़कों को भी हमारे बदायूं को देने का कार्य किया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं और निश्चित तौर पर कोरोना की वजह से बहुत से ऐसे कार्यों में बाधा तो आई, लेकिन एक सांसद के साथ साथ बदायूं की मैंने बेटी भी बनने का कार्य किया और एक बेटी होने के नाते मैं ये पूरे यकीन और विश्वास के साथ कह सकती हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस एक विशाल परिवार की बात करते हैं, उस विशाल परिवार का हिस्सा बदायूं है और आगे भी उस विशाल परिवार का हिस्सा बदायूं बना रहेगा। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से एक सपा का तिलिस्मा आपने वहां पर तोड़ा था, वो चीजें बनी रहेंगी। सांसद जी, आपसे सवाल ये है कि आप विधानसभा का भी आपको अनुभव है, आपको लोकसभा का अनुभव है, उच्च सदन में भी आप हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भाजपा हैं लेकिन आपको सपा का भी अनुभव है। अब जो परिस्थितियां आप इस वक्त देख रहे हैं 2024 के लिहाज से, जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा ही मुख्य रूप से टक्कर में रहेगी। ऐसी कौन सी मजबूती जो हावी पड़ेगी और सपा क्यों बिखरेगी? क्योंकि लड़ाई तो यहां पर सपा से दिखती है। देखिए, हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 लड़ा गया पार्लियामेंट का चुनाव, 2019 लड़ा गया विधानसभा का चुनाव 2017 में और 2022 में, और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ग्राफ बढ़ा, वोट बढ़ा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का असर है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेता माना है, क्योंकि उन्होंने, जैसे कोरोना ही एक बहुत महामारी, ऐसी भयंकर बीमारी थी जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे, और उन्होंने उस पर नियंत्रण किया। हम सब पार्टी वर्करों को लगाया और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ऐसी व्यवस्था दी गई कि सेवा ही संगठन है, जिसका असर पूरा दिखाई दिया। और 2022 में फिर पुनः प्रचंड बहुमत में सरकार आई। समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, दोनों में काम करने का बड़ा अंतर है। वहां पर भाई भतीजावाद और एम बाई का फैक्टर के आगे जनता से कोई मतलब नहीं रहता। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी जनता को, किसी भी जात की रही हो, किसी बिरादरी के लोग हों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, गरीब कल्याण योजना में सबको शामिल किया गया। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मेरा एक और भी अनुभव है जी। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव निर्दल जीता था। अरे वाह जी। तो व्यक्तिगत लोगों से जुड़ना और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, ये पार्टी के वर्करों को व्यक्तिगत लोगों से भी जोड़ने का काम करता है जी। बिल्कुल, इसी वजह से पार्टी यहां तक बढ़ी है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीट जीतेगी और ये सब लोग दूर से देखते रह जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो विरोधी भी लड़ेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता।
ऐसे में बिल्कुल है कि व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक अनुभव, सरकार के अनुभव तमाम होते हैं। राजनेता का जीवन भी ऐसा होता है, तमाम चीजें होती हैं। और संघमित्रा जी, वही मेरा आपसे सवाल है, 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो स्थितियां एक बनी थी, एक बड़ी भावुक चिट्ठी आपकी आई थी सोशल मीडिया पर, जो पत्थर चले थे स्वामी प्रसाद जी के काफिले पर, और निश्चित तौर से एक बेटी का भावुक होना, परेशान होना वो लाजमी था। लेकिन आपने जो लिखा कि पार्टी के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, लेकिन जो मेरे पिता हैं वही मेरे पहले गुरु हैं, तो क्या अब जब वो समाजवादी पार्टी में है तो ऐसे में संतुलन कैसे बना पाती हैं? क्योंकि पिता का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और पार्टी का सम्मान अपनी जगह है, तो ये असमंजस की स्थिति तो आपके लिए नहीं बनती? लोग कहते हैं भगवान महिलाओं को बड़े समय से, बहुत समय लेकर के बनाया है, और समय इसीलिए लिया क्योंकि महिलाओं में हर वो शक्ति दी है जिसको वो समय आने पर हर चुनौती को स्वीकारे और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे निकले। और भगवान ने हमें वो शक्ति दी है कि मैं पिता को उसका सम्मान और पार्टी को उसका सम्मान दिलाने में, दोनों को अपनी अपनी जगह पर सम्मान देने का पूरी तरह से कार्य कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मैं और इससे पूछना चाहता हूं कि चूंकि वही आपके राजनीतिक गुरु भी हैं, तो 2024 में चुनाव लड़ने का फैसला आप अपने स्तर पर करेंगे या फिर जो राजनीतिक गुरु हैं आपके उनसे पूछेंगे कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि जहां पर आज लोग बेटे और बेटी को समान दर्जा देने के लिए न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, वो समान दर्जा हमें हमारे पिता ने बहुत पहले दे रखा था। बेटे और बेटी में उन्होंने कभी भी अंतर नहीं किया, और यही कारण था कि उन्होंने उस दौरान भी हमें स्वतंत्र छोड़ा था कि जो तुम्हारा स्वयं का निर्णय होगा तुम वो लो। और निश्चित तौर पर वो उसी तरह से हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे कि हमारा जो अपना निर्णय होगा वो निर्णय हम लें, और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। जी ठीक है। सांसद जी, आपने अभी MY फैक्टर की बात की कि समाजवादी पार्टी में जो MY फैक्टर है इसी वजह से उनका दायरा आगे नहीं बढ़ता। एक T फैक्टर भी आ गया है, ये आप उच्च सदन में है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जो नोएडा में घटना हुई श्रीकांत त्यागी को लेकर, एक प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था श्रीकांत त्यागी के परिजनों से, महिला सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया सपा ने कि एक महिला के साथ ज्यादती हो रही उसके पति की वजह से। तो आप इसे मुद्दा मानते हैं, और क्या मानते हैं कि इस मुद्दे की वजह से 2024 प्रभावित हो सकता है? क्योंकि पूरी ताकत सपा ने लगाई इस मुद्दे को लेकर। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने कानून व्यवस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब करने के लिए रोज प्रेरणा दी जाती है, और हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, और कानून का पूरी तरीके से पालन किया गया, चाहे वो पंकज त्यागी हो चाहे कोई भी रहे। पर सपा तो कह रही हम ज्यादा सम्मान करते हैं महिलाओं को। अब वो भी कहने की उन्हें छूट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब बोल सकते हैं। अब कितना सम्मान करते हैं ये तो असलियत लोगों को खुद पता है। आपसे भी सांसद ये सवाल कि महिला सम्मान का इशू कितना बड़ा रहेगा 2024 में? क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो अभी श्रीकांत त्यागी की बात करती हैं, हाथरस की बात करती हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र सपा करके बीजेपी पर निशाना साधती है कि बीजेपी महिलाओं को सम्मान नहीं दिलवा पा रही है। देखिए, अगर हम सम्मान की बात करें तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास, तो निश्चित तौर पर वो अगर कहीं देखने को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है। चाहे आप निम्न सदन की बात करें चाहे उच्च सदन की बात करें, हर जगह आज अगर महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं नजर आती हैं। चाहे हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा के अंदर भी यदि आज महिलाओं की संख्या दिखती है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखती है। तो निश्चित तौर पर यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है। जी। लेकिन अगर हम उपलब्धियों पर आए तो कौन कौन सी उपलब्धियां आपको लगती हैं कि इस मंडल से लेकर पूरे यूपी में बुलंदी हो? क्योंकि जो मिशन है वो बहुत बड़ा बीजेपी ने चुना है, पूरा क्लीन स्वीप करने का मन बनाया है। कौन कौन से आप एक सांसद के तौर पर उपलब्धियां बताना चाहेंगे, और आपके जो सहयोगी सांसद हैं ऐसा क्या विशेष हुआ? देखिए, मैं बदायूं की सांसद हूं तो मैं बदायूं की ही चर्चा करूंगी, और बदायूं को लेकर के
मैं जब से सांसद बनी हूं, मैंने अभी पहले भी कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे समय पर सांसद बनी कि कोरोना जैसी महामारी आ गई। जो कुछ भी हमने सोच रखा था या करना चाहती थी, उसमें कोरोना की वजह से बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। लेकिन फिर भी अभी 2 साल हैं, प्रयासरत रहूंगी और आगे भी जिस तरह से मैं समय समय पर अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उच्च नेतृत्व तक या सदन में रखने का कार्य करती हूं, उसको धरातल पे भी लाने का पूरा प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। और मैं चाहूंगी कि बदायूं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, हमारी 14 की सरकार में ही बदायूं में मेडिकल कॉलेज बना है। मेडिकल कॉलेज में अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, उस पर भी हम लगातार लगे हुए हैं। अभी हमारी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी मंत्री जी और डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी और बहुत जल्दी वो आने को भी बोल रखे हैं। आएंगे तो निश्चित तौर पर और हमारे यहाँ सुविधाएं अच्छी होंगी। बदायूं में ही हमारी एक विधानसभा है, बिलसी विधानसभा, जिसकी हमने 19 जनवरी 2021 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक वहां पे बस अड्डे की डिमांड काफी लंबे समय से चलती आ रही है, वहां के लोगों को दिक्कत होती रहती है, वो हमने पिछले कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री जी की जानकारी में रखा था। और अभी जल्द ही आदरणीय मंत्री जी दयाशंकर जी से हमारी बात भी हुई है और इत्तेफाक था कि हमारे बात करते ही उसी वक्त बात करते समय हमारे बिलसी के माननीय विधायक हरीश साके जी भी आ गए थे और हम दोनों लोगों ने उनसे चर्चा की है और जल्द ही हमें वो वहां पर स्थान भी प्राप्त हो रहा है और जल्दी ही वहां पे बस अड्डा भी बन जाएगा। बिसौली विधानसभा हमारी लोकसभा का हिस्सा है, वो हमारे कार्यकाल में ही वहां पर नवोदय विद्यालय आ गया है। गुन्नौर विधानसभा जो संभल जिले का है लेकिन हमारी लोकसभा में है, वहां पर भी मैं प्रयासरत हूं। हालांकि मेडिकल कॉलेज के लिए था लेकिन मेडिकल कॉलेज वहां नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं प्रयासरत हूं कि वहां पर एक ट्रॉमा सेंटर में बनवा सकूं। तो मैं लगातार अपनी लोकसभा को लेकर के चिंतित हूं और संबंधित माननीय मंत्री जी से, सरकार से मैं लगातार बात कर रही हूं और निश्चित तौर पर हमें उसमें उपलब्धियां, हमें सफलता मिलेगी और बदायूं हमारा आगे बढ़ेगा। जातिगत जनगणना बहुत इस वक्त चर्चाओं में है, बिहार से लेकर यूपी तक चर्चाएं हो रही हैं। उसको लेकर जो पिछड़े लोग हैं उनके सम्मान न मिलने की बात की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये जो जातिगत जनगणना वाला इशू है ये बड़ा इशू है और 2024 के लिहाज से बड़ा फैक्टर है? देखिए, संविधान के अनुसार पूरा भारत भारतीय संविधान से चलता है और नियमानुसार हर 10 साल पर हमें जनगणना करवाना भी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर चीज को ध्यान में रख करके कार्य को करते हैं, वो दूरदर्शी हैं। आपने देखा भी होगा पहले भी, अभी कुछ समय पहले भी एससी आरक्षण खत्म होने की बात हो रही थी, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगाई और वो 10 साल के लिए बढ़ा। ओबीसी कोटे की भी चर्चाएं बड़ी तेजी से थी, उस पर भी विराम लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां भी हमें हमारा हक और अधिकार दिलाया है। तो निश्चित तौर पर जनता की आवाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक जब पहुंचती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता की आवाज का सम्मान करते हैं और उस पर सकारात्मक निर्णय लेते हैं। तो जिस कोने से जहां तक भी ये आवाज उठ रही है वो प्रधानमंत्री जी उस पर निश्चित तौर पर सकारात्मक रिजल्ट लाएंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा में बरेली के माननीय सांसद संतोष गंगवार जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत आपका स्वागत है एबीपी गंगा की महापंचायत में और आपका इंतजार चल भी रहा था और आपका इंतजार इसलिए भी चल रहा था क्योंकि वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल से लेकर मोदी जी के मंत्रिमंडल तक कार्य करने का लंबा अनुभव, दशकों का अनुभव, और अब 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो क्या परिस्थितियां आपको बनती हुई दिख रही हैं प्रदेश में और किस तरीके का रिजल्ट रहेगा? धन्यवाद। मैं सबसे पहले एबीपी गंगा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगा कि एक जो चर्चा यहाँ पर शुरू की है, आज आवश्यकता है कि इन समस्याओं और इन बातों की जानकारी आम व्यक्ति को मिले और रूबरू हम लोग जनप्रतिनिधि सीधे आपसे बात करके और
प्रदेश और देश की जनता जो चाहती है उसके बारे में एक सही जानकारी दे सके। जैसा आपने कहा था, ये मेरा सौभाग्य है, बरेली वासियों का प्यार है कि लगातार हमको लोकसभा में चुनकर भेजा है, और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आदरणीय अटल जी के समय में भी मैं सरकार में रहा और इस समय भी रहा। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में अटल जी के काम करने का तरीका और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के काम करने के तरीके पूरे देशवासी समझ रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं। सबका भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है, और सबको लग रहा है कि देश के अंदर जो तरक्की और प्रगति हो रही है, जो विकास को दिशा मिल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक सही दिशा में काम कर रहा है, और ये सबको समझ में भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो मैं एक बार फिर से एबीपी गंगा को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने एक यहाँ पर विषय की चर्चा छेड़ी और लोगों से इस बात के लिए रूबरू होने का मौका दिया कि देश प्रदेशवासी क्षेत्रवासी इस बात को समझ सकें कि वास्तव में हम लोग किस ढंग से काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश और क्षेत्र की जनता की क्या अपेक्षा है। आपने सांसद जी वर्किंग स्टाइल की बात की कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही हो और मोदी जी की रही हो, जब पीढ़ियां बदलती हैं, जनरेशन बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है। तो क्या वर्किंग स्टाइल बदला है? दोनों के बीच क्या अंतर है वो समझना चाहेंगे कि अटल जी के साथ काम करके आपका क्या अनुभव रहा और मोदी जी के साथ काम करके क्या अनुभव रहा? नहीं, वास्तव में हम इतना कह सकते हैं कि अटल जी ने देश को जो दिशा दी और जिस नेतृत्व के साथ उन्होंने काम किया, देशवासी इस बात को समझते हैं और हम ये भी जानते हैं कि उस समय पूरा हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं था, और उसके बाद भी देश को चलाने का काम और कैसे विश्वास पैदा करके चलाने का काम करना था वो उन्होंने किया। पर अब जब हम पर ज़्यादा जिम्मेदारी आई और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश को चलाने की बात मिली, तो जिस ढंग से जो देशवासी अपेक्षा करते थे उस अपेक्षा के अनुरूप आदरणीय मोदी जी ने काम किया, और लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं कि वास्तव में हमारे देश में क्षमता भी है और हमारा नेतृत्व एक सही समय पर सही फैसला लेना भी जानता है और समझता है और उसके हिसाब से काम कर रहा है। सांसद जी, आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, शहीदों की नगरी कही जाती है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की कि जो आपके क्षेत्र के शहीद हैं उनके बारे में रिसर्च करें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लिखी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक किया जाए। तो क्या आप मानते हैं कि शहीदों को जो सम्मान पहले मिलना था वो नहीं मिल पाया, और अब ये मुहिम सम्मान भी दिलाएगी और जो देश का गौरव बढ़ाने के साथ साथ 2024 में वो मदद करेगी? अभी 15 अगस्त को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से शाहजहांपुर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह साहब का नाम बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लिया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री के इस सम्मान के लिए शाहजहांपुर जनपद के सभी लोग उनके आभारी हैं। और मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर के माननीय सुरेश कुमार खन्ना मंत्री जी के द्वारा एक शहीद संग्रहालय बनाया गया है, जो उन्होंने बड़ा प्रयास किया। आज कैंट क्षेत्र में बनकर तैयार हो गया। मेरे ख्याल से पूरे विश्व के, मतलब देश के जितने लोग शहीद हुए हैं सबकी वहाँ गाथाएं, सबकी हथियार, सारी चीज करके वहाँ पर उन्होंने तैयार किया है। अभी उन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि वहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र भी शहीदों के नाम से बनाने जा रहे हैं। इसमें आपने काम किया, पूरे देश के लिए काम किया। 2024 की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, चाहे वो महंगाई की बात करें हम, चाहे बेरोजगारी की बात करें। अभी जातीय जनगणना को लेकर पूरा गोलबंदी हो रही है, और बिहार से भी एक बार फिर से आवाज गूंजी कि एक फ्रंट बनाया जाए और एक नया हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुने। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इसको आप देख रहे होंगे। हमारा मानना है कि अब देश की राजनीति में बदलाव हुआ है। कोई दौर था जब कांग्रेस बनाम सब रहते थे, और अब भारतीय जनता पार्टी बनाम बाकी सारे दल, ये भारी परिवर्तन हुआ है।
और बाकी सारे दलों में अभी इस बात की आपस में विवाद द्वंद्व चल रहा है कि सारे इकट्ठे कैसे हों। सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना या पछाड़ना आसान नहीं है, और सब आदरणीय मोदी जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं और सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी जी जो तरीका अपनाए हुए हैं, अब पूरे देशवासी योगी और मोदी की जोड़ी पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब जल्दी इनके मुकाबले पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। नीतीश जी का नाम बहुत प्रोजेक्ट हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अगर आए तो कड़ी टक्कर हो सकती है। मैं नीतीश जी को प्रारंभ से जानता हूं। जब पहली बार वो सांसद चुनकर आए थे, मैं तब चुनकर आया था, इसलिए मैं कोई उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। पर विपक्षी दलों का एक काम करने का तरीका हो, और नीतीश जी के काम के तौर तरीके को पूरे देशवासी समझते और जानते हैं, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। और मतदाता इस बात को समझता है कि वो कहाँ पर किसको चुनकर भेजना चाहता है, और इस समय मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, सारे विश्वास करते हैं और इस बात को समझते हैं। संगमित्रा जी, जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति में तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। अखिलेश जी लगातार अभी भी ये कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं प्रदेश में, जबकि कुछ फैक्टर्स और भी आते हैं कि जो महिलाओं के प्रति अपराध हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो रेट था कन्विक्शन का वो यूपी में रहा। इसके अलावा कुछ और चीजों में स्थितियां बेहतर हुई हैं। सांप्रदायिक दंगे की बात करें, केवल एक मामला दर्ज हुआ। तो ये जो कानून व्यवस्था को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर बहस चल रही है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ परिवार के पिता, भाई, चाचा, ताऊ की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसका संरक्षण किस तरह करें। और जब हमारे आसपास के लोग भी अपने पड़ोस की बेटी को बेटी मानना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर इस पे विराम लग जाएगा। और रही बात महिला सुरक्षा की, तो मैं एक पुराना स्टेटमेंट विपक्ष का याद दिला दूं। जब मैं 2014 मैनपुरी से चुनाव लड़ रही थी, उसी समय का एक बयान आया था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मैं बयान देने वाले का भी नाम नहीं लूंगी, आपके चैनल के माध्यम से सबको ये याद होगा कि ये बयान किसका था। तो जहां पर जिस पार्टी के मुखिया का ये बयान हो, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वहां पर महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। जब हमें दूसरे पर टिप्पणी करनी होती है तो हम बड़े आसानी से आगे आ जाते हैं, लेकिन हमें लगता है बच्चियों की या महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा की बात हो तो राजनीति से आगे उठ करके हम सबको बढ़ना चाहिए। और एक दूसरे के प्रति जब तक अपने मन में, दिलो दिमाग में सम्मान नहीं रखेंगे, सरकार कितनी भी कड़ाई बरत ले वो सफल नहीं होने वाला है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन को, अपने दिलो दिमाग को साफ और सुथरा करना पड़ेगा बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, तभी उनका मान सम्मान और वो खुद सुरक्षित रह सकती हैं। अन्यथा सरकार कितना भी कार्यवाही करे, प्रशासन कितना भी करे, जब तक हम साफ सुथरे नहीं होंगे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। सांसद जी, एक सवाल ये भी है कि देश पर तो हमने आपसे बात की, लेकिन जब हम प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, आपके हम बरेली मंडल की बात करते हैं, 2022 के पहले बहुत सारे आपके ऐसे नेता थे, वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने अलग अलग वजहों से असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ी और वो दूसरे दलों में चले गए। पड़ोसी जिला है पीलीभीत, वहां से एक बड़ी मुखर आवाज आती है सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो क्या आप मानते हैं कि स्थिति कुछ बदल रही है या वाकई जो आवाजें उठती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं? मैं वरुण गांधी जी की बात कर रहा हूं। न लोकतंत्री व्यवस्था में हर जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहता है अपने भविष्य की भी चिंता करता है, इसलिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं आपने माननीय पीलीभीत के सांसद जी का जिक्र किया, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। हर व्यक्ति का अपना सोच और काम करने का तरीका है।
पर पार्टी के विरुद्ध लगता नहीं उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से कुछ बोल जाए तो एक अलग बात है, पर जहाँ तक पार्टी का सिस्टम रहता है, क्योंकि मैं पार्टी के संगठन के हिसाब को जो देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो जब कभी भी आवश्यकता होती है तो पार्टी जो कहती है उसके हिसाब से काम करते हैं। पर चूंकि लोकतंत्री व्यवस्था में आज के राजनीतिक संदर्भ में हर व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, पर वास्तव में ये राजनीतिक व्यक्ति के मन पर रहता है कि वो क्या बोलता है और कैसे बोलता है। संगठन के हिसाब को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो पार्टी के लिए नुकसानदेह रहे। तो मेरा मानना है कि किसी पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने ऊपर ध्यान दें और हम क्या बोलते हैं इस बात को समझने का काम करें। वो तो हो गई सियासी भविष्य की बात। एक प्रश्न ये भी है कि जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो रोजगार सृजन को लेकर बहुत बहस हो रही है, तो इस मसले को लेकर युवाओं के बीच कैसे आपकी पार्टी जाएगी और क्या उनके सामने उपलब्धियां और आंकड़े दिए जाएंगे? आपको ध्यान होगा कि मैं श्रम विभाग में लंबे समय तक रहा हूं और मुझे लगता नहीं कि रोजगार के प्रति ज्यादा लोगों में चिंता है। जब भी सरकार चाहती है और करती है तो रोजगार के अवसर उपलब्ध रहते हैं और ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग काम करने की दिशा में जिस ढंग से लोग अपने व्यापार को शुरू करते हैं और काम करते हैं, आज उसकी क्षेत्र में कमी नहीं है। और एमएसएमई के माध्यम से हम इतना ऋण लोन दे रहे हैं कि आज लोगों के पास कमी भी नहीं है और काम जो करना चाहते हैं उसको एक बहुत ही कम से कम समस्याओं के साथ ऋण मिलने का काम भी होता है, लोगों को ऋण भी मिलता है और लोग काम भी करते हैं और इसमें काफ़ी सुविधा भी लोगों को मिलती है। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं, जो लोग हमारे पास आते हैं और हम जिस किसी को भी बैंक में भेजते हैं उसके लिए सुविधा भी मिलती है और एक तरीका भी इस दिशा में एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ता है। यूपी में टारगेट अचीव हो जाएगा 80 सीटों का? मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश और केंद्र मिलकर काम कर रहा है, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा कर रही है और हर पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलना चाहता है। तो बीजेपी के सांसद जो हैं उनका यही मानना है कि जो कामकाज हो रहा है उसके लिहाज से कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारा जो मिशन है फेल हो जाए। जो लक्ष्य रखा गया है, जो निर्धारित किया गया पूरा होगा। बहुत धन्यवाद सांसद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा के महापंचायत में भाग लेने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।